स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बैकवर्ड एरर करेक्शन। लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉरवर्ड एरर करेक्शन। उसमें हमने हैमिंग कोड देखा था कि हैमिंग कोड से कैसे एरर डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बैकवर्ड एरर करेक्शन मेथड देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो बैकवर्ड एरर करेक्शन में आपका दो टाइप से होता है बैकवर्ड एरर करेक्शन। पहला स्टॉप एंड वेट ARQ है एंड देन स्लाइडिंग विंडो है। स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता है कि सिंपली आपने डेटा सेंड किया है ना, तो रिसीवर उसका एक्नॉलेजमेंट देगा और देन अगेन अगला डेटा सेंड होएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्लाइडिंग विंडो में एक विंडो सेलेक्ट हो जाएगी कि कितने फ्रेम एक बार में सेंड करना है। तो वो फ्रेम आपके सेंड होंगे और उसका एक्नॉलेजमेंट मिलते ही आगे के जो फ्रेम होंगे वो सेंड होंगे, है ना। तो इसमें दो मेथड आती है आपकी, गो बैक एंड ARQ एंड देन सेलेक्टिव रिपीट ARQ। अच्छा, जो नॉइसलेस चैनल होगा, जो भी नॉइसलेस चैनल होगा मीन्स जहाँ पे नॉइस नहीं है, तो वहां पे सिंपल स्टॉप एंड वेट ARQ है। सिंपल स्टॉप एंड वेट है ओनली। अगर नॉइसलेस चैनल है तो सिंपल स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, और अगर नॉइसी चैनल है तो स्टॉप एंड वेट ARQ या फिर गो बैक एंड ARQ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी भी रिक्वायरमेंट है तो उसके बेसिस में इनको चूज करेंगे नॉइसी चैनल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले स्टॉप एंड वेट, सबसे पहले सिंपल स्टॉप एंड वेट देख लेते हैं, फिर स्टॉप एंड वेट ARQ देखते हैं। ओके, तो ये है सिंपल स्टॉप एंड वेट। यहाँ पे क्या होता है कि सेंडर सपोज डेटा सेंड किया और वो रिसीवर के पास गया, तो रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे डेटा मिल गया है, और ये अगला डेटा तब तक सेंड नहीं करेगा जब तक कि इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो सेंडर का काम बेसिकली डेटा सेंड करना है, और नेक्स्ट डेटा तभी सेंड करना है जब उसको पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। और रिसीवर का काम क्या है कि सेंड एक्नॉलेजमेंट आफ्टर रिसीविंग द डेटा पैकेट। जैसे ही डेटा उसको मिल जाए रिसीवर को, तो वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे ये डेटा रिसीव हो चुका है। इससे आपका फ्लो कंट्रोल में हेल्प मिलती है। फ्लो कंट्रोल ऐसे कि मान लीजिए अगर फर्स्ट डेटा गया है, फर्स्ट डेटा यहाँ पे अगर सेंड हुआ है, तो उसको रिसीवर के साइड से एक्नॉलेजमेंट भी फर्स्ट मिल गया, है ना। अगर ऐसा होता कि डेटा चला गया फर्स्ट, फिर डेटा 2 भी चला गया, डेटा 1 गया, फिर डेटा 2 चला गया, और अब एक्नॉलेजमेंट पहले वाले का आ रहा है, तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि पहले का है कि दूसरे का है। तो इसलिए पहले डेटा जा रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर डेटा जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट। तो इससे फ्लो कंट्रोल में हेल्प होती है। जो डेटा फ्लो हो रहा है तो वो कंट्रोल्ड वे में फ्लो हो रहा है। ठीक है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसी कि सपोज सेंडर ने डेटा सेंड किया और डेटा अगर लॉस्ट हो गया, तो डेटा लॉस्ट हुआ तो सेंडर वापस से एक्नॉलेजमेंट का वेट करता रहेगा यहाँ पे, हाँ। या रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा तो इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे इसका डेटा लॉस्ट हो गया, इसका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे सेंडर वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट का, और नेक्स्ट डेटा सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी वेट कर रहा है आपका रिसीवर भी, और इधर सेंडर भी वेट कर रहा है, तो दोनों वेट करते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो नया आता है आपका स्टॉप एंड वेट ARQ, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे वैसे दो जो प्रॉब्लम है, तो पहला हो गया डेटा लॉस्ट एंड सेकंड हो गया एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए आता है आपका स्टॉप एंड वेट ARQ। तो उसको देखते हैं। तो स्टॉप एंड वेट ARQ क्या है बेसिकली देखते हैं। ARQ मीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आपका स्टॉप एंड वेट जो है
सिंपल स्टॉप एंड वेट, तो वो तो यूज होगा ही, प्लस साथ में यहाँ टाइम आउट इंट्रोड्यूस हो गया है, और जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो उसमें सीक्वेंस नंबर है, और एक्नॉलेजमेंट में भी सीक्वेंस नंबर है, वो रिसीवर सेंड करेगा, और जो यहाँ सेंडर से जो डेटा जाएगा तो उसमें सीक्वेंस नंबर सेंडर इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये टाइम आउट क्या है। टाइम आउट मीन्स ऐसा है कि सपोज सेंडर ने डेटा सेंड किया, ठीक है, और यहाँ पे डेटा आपका लॉस्ट हो गया तो ये एक्नॉलेजमेंट जाहिर सी बात है भेज ही नहीं पाएगा उस चीज का। तो जब इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा सेंडर को, जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो ये कुछ देर तक वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक है, ये वेट फॉर टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का, तो एक सर्टेन टाइम तक वो वेट करेगा। सपोज उसको आप सेट कर दिए हो कि हाँ 30 सेकंड तक इसको वेट करना है, ठीक है, इसको 30 सेकंड तक वेट करना है, तो 30 सेकंड तक ये वेट करेगा। देन अगेन फिर से मतलब ये मान लेगा कि हाँ डेटा अब लॉस्ट हो चुका है, रिसीवर के पास नहीं पहुंचा है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो फिर से ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा और देन ये डेटा यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये टाइम आउट मीन्स उसको मीन्स आप टाइमर के अकॉर्डिंग सेट कर दिए हो कि हाँ इतने टाइम बाद अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मीन्स आया है, नहीं रिसीव हुआ है, तो डेटा को रीट्रांसमिट करना है। तो ये टाइम आउट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है सीक्वेंस नंबर इन डेटा, मीन्स आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो तो उसमें सीक्वेंस नंबर अगर डाल दोगे तो किसका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा है ये पता रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो सेंडर ने डेटा सेंड किया तो ये डेटा 1 है, ओके, देन इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो फिर ये वेट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो फिर ये रीट्रांसमिट करेगा एक्चुअली, है ना। तो डेटा 1 सेंड करने के बाद अब इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो देन अगेन ये डेटा 1 को रीट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ पे डेटा की आप क्या कर दिए, नंबरिंग कर दिए, ओके। मीन्स जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो तो डेटा 1, फिर डेटा 1 का एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर डेटा 2 सेंड कर रहे हो तो डेटा 2 का एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिल जाता है आप वेट करते रहोगे, ओके। तो सीक्वेंस नंबर इन एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट में भी सीक्वेंस नंबर यहाँ पे रिसीवर देगा। तो क्या होता है इसमें, जैसे सेंडर ने डेटा सेंड किया तो डेटा 1 सेंडर ने सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीवर ने सेंड किया, तो रिसीवर ने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, ओके। देन डेटा 2 सेंड हुआ, अब एक्नॉलेजमेंट 2 नहीं आया, तो ये 30 सेकंड बाद जो भी आप टाइम रखोगे तो 30 सेकंड बाद अगेन डेटा 2 आपका ट्रांसमिट होएगा। ठीक है, अब मान लो कि वहां से एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है, तो अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया है तो सेंडर का ही काम है कि फिर से वो डेटा को रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो सेंडर यहाँ पे डेटा को अगेन रिट्रांसमिट किया, फिर वो रिसीवर के पास पहुंचा और फिर एक्नॉलेजमेंट आपको उस डेटा का मिल गया। तो अगर डेटा लॉस्ट होता है तो भी सेंडर को ही भेजना है। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होता है तो भी सेंडर को ही भेजना है। ओवरऑल सेंडर को ही सब काम करना है यहाँ पे, है ना। रिसीवर को सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देना है, पहुंचा नहीं पहुंचा है तो ये इसकी दिक्कत है सेंडर की, है ना। इसने इसीलिए यहाँ पे एक टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि वो काउंटडाउन स्टार्ट करता रहेगा अपना, और 30 सेकंड या जो भी आप सेट कर दो तो उस टाइम तक वो पर्टिकुलर वेट करेगा, देन अगेन वो रिट्रांसमिट करेगा। तो ये आपका स्टॉप एंड वेट ARQ है। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। तो ये इसका एडवांटेज कि इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉइसी चैनल। नॉइसी चैनल के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। मीन्स अगर किसी चैनल में नॉइज ज्यादा है तो वहां पे यूज इसका किया जा सकता है। मीन्स आप एक बार में डेटा सेंड कर रहे हो और वेट कर रहे हो जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता, तो नॉइज चाहे जितनी रहे उससे मतलब नहीं है, आपको अपने एक्नॉलेजमेंट से मतलब है, ओके। तो इसलिए इसको नॉइसी चैनल के लिए यूज किया जा सकता है। देन फ्लो कंट्रोल तो होता ही है और एरर कंट्रोल भी हो रहा है कि मीन्स एरर अगर आ गई है तो जाहिर सी बात है वो रिसीव नहीं हो पाएगा या तो लॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एरर कंट्रोल भी हो गई है। ठीक है, बट डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप एक बार में एक ही पैकेट को ट्रांसमिट कर रहे हो, एक बार में यहाँ पे एक ही पैकेट को आप ट्रांसमिट कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब दूसरा डेटा आप ट्रांसमिट करोगे। तो आपने बैंडविड्थ तो ज्यादा ले रखी है ना, बैंडविड्थ आपने यहाँ पे ज्यादा ले रखी है, बट आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ का यहाँ पे आप पूरा यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे हो और एक बार में एक पैकेट ही सेंड हो रहा है या एक फ्रेम ही सेंड हो पा रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है।
ओके